वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो देखिए सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब होता है, पहले तो समझिए नेटिव का मतलब। नेटिव का मतलब होता है अगर आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि हम सब इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के नेटिव हुए। आप जिस शहर में रहते हैं आप उस शहर के नेटिव हुए। तो सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब होता है जिस जगह के लोग हैं, जो उस जगह रहने वाले लोग हैं, उनको सभ्य बनाना। सिविलाइज करने का मतलब होता है उनको रहने का रंग ढंग सिखा देना, होता है सिविलाइज करना। एजुकेटिंग द नेशन, देश को पढ़ाना। तो किस तरीके से अंग्रेज हम लोगों को सिविलाइज करना चाहते थे, उनको हम गधे गवार टाइप सकते थे, वो हमें ढंग का सभ्य बनाना चाहते थे। और एजुकेटिंग द नेशन मतलब देश को पढ़ाना लिखाना, किस तरीके से देश में एजुकेशन का माहौल ज़्यादा बना, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है उसने इफ़ेक्ट किया था नवाब्स को, राजास को और यहाँ के पीजेंट्स को, मतलब यहाँ के हमारे देश के किसानों को और ट्राइबल्स को। ट्राइबल्स यानी कि जो जंगलों वाले रीजन में लोग रहते हैं, इन सबको किस तरीके से अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ी ताकत ने, अंग्रेज़ी शासन ने हमें इफ़ेक्ट किया था। इस चैप्टर में हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि इन सब चीज़ों का इम्प्लीकेशन क्या हुआ था स्टूडेंट्स की लाइफ पर। मतलब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने देश को गुलाम बनाया, इसका असर हर किसी पर किसी न किसी तरीके से तो हुआ ही था। तो स्टूडेंट्स पर, जो बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं, उन पर इसका क्या असर हुआ था। ब्रिटिश जो थे इंडिया में, उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि वो देश को जीतना चाहते थे, ज़मीन को हड़पना चाहते थे, और जो रेवेन्यू है यानी कि जो कर इकट्ठा करना है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। उनको लगता था कि दे हैड अ कल्चरल मिशन, उनके पास एक मिशन है। वो क्या है कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करेंगे, हमारे कस्टम्स को, हमारी वैल्यूज़ को बदल देंगे। मतलब उन्हें हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारे तौर तरीके, इवन हमारे जीने का तरीका अंग्रेजों को ठीक नहीं लगता था। वो ये सोचते थे कि वो हम लोगों को ठीक कर देंगे। तो उसके बारे में ही ये चैप्टर है, वो समझते हैं। तो किस तरीके के बदलाव वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और किस तरीके से इंडियंस को वो एजुकेट करना चाहते थे, सिविलाइज करना चाहते थे, और किस तरीके से मेड देम बिलीव दैट द ब्रिटिश वर गुड सब। तो मतलब किस तरीके से हम लोग उनके गुड सब्जेक्ट्स बन सकते थे। गुड सब्जेक्ट्स का मतलब है हम उनके नागरिक थे ना, उस समय पर हम नागरिक थे, मतलब उनके सब्जेक्ट थे, तो हम उनके अच्छे कैसे बन सकते थे, ये सब वो सोच रहे थे। तो उनके पास, अंग्रेज़ों के पास कोई सिंपल आंसर्स नहीं था इन क्वेश्चंस का। तो उन्होंने काफ़ी सारी डिबेट करी, काफ़ी सारे सालों तक कि किस तरीके से इन इंडिया के लोगों को सुधारा जाए, इनको ठीक करा जाए। तो एक बॉक्स में है देखिए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। जैसे कि अगर आपको सपोज करिए इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, सपोज करिए फ्रेंच, जर्मन और बहुत सारी भाषाएं आपको आती हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक लिंग्विस्ट हैं। जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं उस पर्सन को हम लिंग्विस्ट कहते हैं। अब आता है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अंग्रेज पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को कैसे देखते थे। तो देखते हैं इसमें, लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन 200 ईयर्स। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज एजुकेशन को लेते थे। तो आज जो एजुकेशन का पैटर्न है वो 200 सालों में, जब अंग्रेजों ने देश पर राज किया, तो किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है। इस प्रोसेस में हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिश के आइडियाज़ पर, इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था। मतलब ब्रिटिश के जो हमें पढ़ाने लिखाने के आइडियाज़ थे, हमें बदलने के आइडियाज़ थे, उस पर हमारे देश के ही लोगों का कैसा रवैया था, क्या वो चाहते थे, और किस तरीके से इंडिया के लोगों ने ही अपने व्यूज़ डेवलप करे पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो अब आता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ये ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन क्या है, तो ये देखते हैं। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स। 1783 में एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो कलकत्ता में आया। उसकी अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट कंपनी हैड टू सेटअप। तो देखिए जो विलियम जोन्स था वो एक जज की तरह आया कंपनी के। तो कंपनी ने अपनी कोर्ट वगैरह, कंपनी मतलब अंग्रेज, पहले जो अंग्रेज थे वो कंपनी के तौर पर आए थे व्यापार करने के लिए। तो एक पर्सन आया जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आया था और वो लॉ का एक्सपर्ट था, बट वो एक लिंग्विस्ट भी था। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि लिंग्विस्ट क्या होता है, जिस पर्सन को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। तो जोन्स एक लिंग्विस्ट भी था, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और एक वो जज भी था।
तो उसको लैटिन आती थी, उसको ग्रीक आती थी, उसको फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी, उसको अरेबिक अपने फ्रेंड से सीखी थी, पर्शियन भी सीखी थी, और उसने काफ़ी सारे साल लगाए थे पंडित के साथ रहा था, और उसने संस्कृत भाषा भी सीखी थी, संस्कृत की ग्रामर भी सीखी थी, पोएट्री सीखी थी। और वो जब उसने संस्कृत भाषा सीख ली तो फिर वो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट भी पढ़ने लगा था, लॉ, फिलॉसफी, मतलब धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मोरालिटी, मैथ्स, अरिथमेटिक, मेडिसिन, उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की थी। सोच सकते हैं अब कितना ज़्यादा पढ़ने में होता है पर्सन विलियम जोन्स, क्योंकि उस टाइम फोन्स नहीं होते थे ना, इसलिए। तो जोन्स discovered that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at the time। तो जोन्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के कल्चर में और इंडिया के लैंग्वेज वगैरह में, तो काफ़ी कुछ सीख रहा था। तो उसने देखा कि और भी जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhet were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English। तो इसके साथ विलियम जोन्स के साथ साथ ही ये कोलबर्ग हो गया और हॉलहेड हो गया, ये भी इंडिया की भाषाओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे, और संस्कृत हो गया, पर्शियन भाषा हो गई, उसके कामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। और टुगेदर उन दोनों के साथ मिलकर जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बाद में जाकर के काफ़ी सारी चीज़ें खोली थी और काफ़ी रिसर्चेस भी किए थे। तो विलियम जोन्स ने बेसिकली इसकी स्टार्टिंग करी थी, और इनके साथ थे कोलब्रुक और हॉलहेड, ये इन्होंने भी विलियम जोन्स का साथ दिया था इसका सेटअप करने में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट की थी, और ये एशियाटिक रिसर्चर्स किसको कहा गया था। तो ये कोलब्रुक थे एक, और फिर उसके बाद विलियम जोन्स थे, है ना। तो विलियम जोन्स का नाम तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना ही है। जोन्स एंड कोलब्रुक, देखते हैं यहाँ पे, जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन गया था इंडिया की तरफ। उनका डीप रिस्पेक्ट थी एंशियंट कल्चर के लिए, इंडिया के लिए भी और वेस्ट के लिए भी। तो मतलब इनका ये नहीं था कि अंग्रेज़ों की तरह कि इंडिया का कल्चर ख़राब ही है, ऐसा नहीं। ये जो एंशियंट कल्चर था, जो पुराना कल्चर था, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वेस्ट का हो, इनके देश का हो या और दूसरे देशों का, ही उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। इंडियन सिविलाइजेशन उनको लगा कि अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट बट हैज सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। तो विलियम जोन्स को समझ में आया कि इंडिया का पास्ट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पास्ट रहा था इंडिया का, बट टाइम के साथ साथ वो डिक्लाइन हो गया। उन्होंने इंडिया को समझने के लिए और डिस्कवर करने के लिए सेक्रेट लीगल टेक्स्ट, मतलब सेक्रेट लीगल टेक्स्ट का मतलब है जो पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं दैट वर प्रोड्यूस्ड इन एंशियंट पीरियड। उन्होंने इंडिया को समझने के लिए पुराने जो समय में ग्रंथ लिखे गए थे ना, उनको पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslim। क्योंकि वो समझ गए थे कि जो पुराने लिखे हुए टेक्स्ट है ना, पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, इनसे ही उन्हें समझ में आ सकता है कि सच में हिंदू धर्म, इस्लाम या मुस्लिम धर्म जो है ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ये जो पुराने ग्रंथ है इनसे ही इनको समझ में आ सकता है, और किस तरीके का फ्यूचर में डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया का, वो भी तो पास्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें ये विलियम जोन्स समझ गए थे। जोन्स हो गए और कोलब्रुक वेंट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी की, एंशियंट टेक्स्ट की खोज में रहते थे काफ़ी, और समझने की कोशिश करते थे, उनकी मीनिंग्स को ट्रांसलेट करते थे उनको अलग भाषाओं में, और मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। तो फिर उनको जो भी मिलता था वो दूसरों को भी बताते थे कि हमें इन टेक्स्ट में ये मिला है, और वो ट्रांसलेट भी करते थे इंग्लिश भाषा में। उनको लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हेल्प नहीं करेगा इंडिया के कल्चर के बारे में सीखने के लिए, बट इंडियंस को भी हेल्प करेगा अपनी हेरिटेज को डिस्कवर करने में। क्योंकि इंडिया के लोग बेसिकली अपनी पुरानी चीज़ों को भूल से गए थे कि हमारा पास्ट कितना ज़्यादा ग्लोरियस रहा था, कि अंग्रेज़ों का पास्ट ये सब तो हमारे पास्ट के आगे कुछ था ही नहीं, ये सब चीज़ इंडियंस को भूल चुके थे। तो ये जोन्स और कोलब्रुक जो है, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इंडिया के पास्ट को जानकर यहाँ पर काम करने में, और इंडियंस को भी हेल्प मिलेगी अपनी हेरिटेज के बारे में जानने के लिए, जो उनकी लॉस्ट ग्लोरियस पास्ट है, मतलब इंडियंस का जो लॉस्ट खोया हुआ बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है, इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोन्स ने और कोलब्रुक ने पुराने ग्रंथों को पढ़ा। इस प्रोसेस में ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर। और इस प्रोसेस में जो अंग्रेज है वो गार्जियंस बन जाएंगे, मतलब रखवाले बन जाएंगे इंडिया के कल्चर्स के, और हमारे मास्टर्स, हमारे ऊपर भी हो जाएंगे, वो हमारे मालिक भी बन जाएंगे।
इन्फ्लुएंस्ड बाय इस तरीके के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे ना, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को प्रमोट करना चाहिए इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। तो काफ़ी सारे लोग जैसे कि ये कोलब्रुक हो गया और विलियम जोन्स हो गए, इन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ों की जो आपके मतलब ब्रिटेन में हमारी पढ़ाई चलती है उस तरीके की सिर्फ पढ़ाई ना हो, जो इंडिया के कल्चर में ही पहले से पढ़ाई लिखाई का चीज़ें रही हैं वैसी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। उन्होंने फील किया कि इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना चाहिए कि भाई एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, पर्शियन पढ़ाएं, पर्शियन में संस्कृत में जो किताबें लिखी गई हैं, लिटरेचर है, जो पोएट्री है, उनको भी पढ़ाया जाए। ऑफिशियल्स को लगा कि हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को और टू टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद, कि मतलब हिंदू मुस्लिम इन लोगों को वही पढ़ाना चाहिए जो इनको पहले से आता है, और वो उनको वैल्यू भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। और ना ऐसे सब्जेक्ट्स हमें हिंदुओं को और या फिर मुसलमानों को नहीं पढ़ाने चाहिए जो सब्जेक्ट्स उनको समझ में ही नहीं आते, जो सब्जेक्ट्स उनके लिए एलियन है। एलियन का मतलब है यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स उनके लिए बिल्कुल बाहर के हैं, वो सब्जेक्ट्स हमें इंडियंस को नहीं पढ़ाने चाहिए। काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स का, जैसे कि जोन्स है, उनका ये भी मानना था। ओनली देन दे बिलीव, इसी तभी वो, जब हम ये कहते थे जोन्स कि हम उन्हें सिर्फ ब्रिटिश की ही बातें बताते रहेंगे, अपने देश के मतलब इंडिया की बातें नहीं बताएंगे, तो मतलब वो हमें से कनेक्ट इतना नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन्हें उनके पास्ट के बारे में और उनको समझाएंगे कि उनका पास्ट कैसा था, हमारा कैसा था, देखो हमारा कितना अच्छा है उनसे, तभी तो वो हमें मान पाएंगे। तो ब्रिटिश को ये होप थी कि भाई नेटिव्स के बारे में आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका दिल जीत पाएंगे, और दिल जीतेंगे तो एरियल हम लोगों की वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और हमारे राज को वो एक्सेप्ट भी करेंगे। तो मतलब क्या था, उन्होंने, विलियम जोन्स ने, कोलब्रुक ने और बाकी सारे लोगों ने क्या कहा कि भाई सिर्फ हमारा ब्रिटेन का ही पास्ट मत पढ़ाओ इंडियंस को, इंडिया का भी पढ़ाओ, ताकि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, अंग्रेज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे लिए काम भी करेंगे और हमें इज्जत भी करेंगे हमारी, है ना। तो ये वाली बात हुई। फिर इस ऑब्जेक्टिव से एक मदरसा, मदरसा एक अरबिक शब्द होता है, एक स्कूल ही होता है मदरसे, आप समझ लीजिए कि भाई इंडियंस को उनके ही भाषा में, उनके ही कल्चर के हिसाब से पढ़ाया जाए, इसलिए जो है एक मदरसा इस्टेब्लिश किया गया 1781 में, ताकि प्रमोट की जा सके अरबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉ को। हिंदू कॉलेज में इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, ताकि एनकरेज किया जा सके संस्कृत टेक्स्ट को, मतलब संस्कृत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और कंट्री को चलाने के लिए जिन चीज़ों को काम में लाया जा सकता है। तो 1781 में जो है कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। और 1791 में जो है हिंदू कॉलेज, 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। तो 1791 में हिंदू कॉलेज, 1781 में कलकत्ता पे मदरसा इस्टेब्लिश किया गया, ताकि इंडियंस को उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सके। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के और रिचर्ड वेस्ट मैकॉर्ड और विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता में ये इनकी ऐसे करके पिक्चर बनाई हुई है। तो देखिए दिस इमेज शो करती है कि किस तरीके से जो ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, अभी देखेंगे कि वो ब्रिटिश पावर के बारे में क्या सोचते थे। आप नोटिस करेंगे कि हेस्टिंग्स जो है वो किस तरीके से ऐसे ऊपर मजेस्टिक से फिगर है, वो ऊपर खड़ा हुआ है। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट is placed between the standing figure of a pandit on one side and a seated munshi on the, ये देखिए मुंशी बैठा हुआ है और ये पंडित है, और यहाँ पर हेस्टिंग्स खड़ा हुआ है और उनसे ऊंचा है। तो ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम द वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स लॉज एंड टेल देम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशिएंट टेक्स्ट। तो देखिए हेस्टिंग्स को क्या चाहिए था कि लोग चाहिए थे ऐसे जो उसको समझाए। तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है एशिया की, मतलब एशिया इंडिया हो गया और बाकी सारे एशिया के देश, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, या फिर है ना मालदीव्स, मलेशिया वगैरह, इन सब के बारे में नॉलेज होती है, इन सब के कल्चर के बारे में नॉलेज होती है, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जिनको एशिया के कल्चर के बारे में नॉलेज होती है। तो हेस्टिंग्स बीच में खड़े हुए हैं, अंग्रेज़ हैं, और ये जो मुंशी वगैरह लोग हैं, पंडित हैं, ये इनको यहाँ के कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मुंशी पर्सन होता है जो कि जिसे पर्शियन आती है, और वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। सिंपली आपको याद रखना है कि वर्नैकुलर जब भी शब्द आए आप लोगों को समझ लेना है कि ये लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। वर्नैकुलर अ टर्म यूजुअली यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज। वर्नैकुलर जो है लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। और डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है कोई बोली, जैसे कि हिंदी की काफ़ी सारी बोलियाँ हैं, तो उनको भी वर्नैकुलर लैंग्वेज आप कहेंगे।
कोई भी लोकल लैंग्वेज होगी, जिससे अंग्रेज़ों के लिए हिंदी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, क्योंकि वो एक लोकल थी उन लोगों के हिसाब से। तो वही है कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश की चीज़ों का, उनको छोटा दिखा करके। तो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ग्रेव एरर मतलब बहुत ही बुराइयां ईस्ट में, ईस्ट मतलब हमारे देश वाला पार्ट है, इंडिया एशिया वाला पार्ट है, इनमें क्या एरर्स थे। अर्ली 19th सेंचुरी से काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने स्टार्ट कर दिया था क्रिटिसाइज करना ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, मतलब जो इंडिया में या फिर एशिया वाले रीजन में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती थी, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको मतलब कहा कि ये भाई कोई पढ़ाई करवाने का कोई तरीका थोड़ी ना है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है। उन्होंने इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है ना ईस्ट की, वो फुल ऑफ एरर्स है, मतलब जो ईस्ट की नॉलेज है उसमें पूरी तरीके से गलतियाँ भरी हुई हैं, उसमें कोई ठीक चीज़ तो है ही नहीं, और अनसाइंटिफिक थॉट है, और ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो मतलब सीरियस नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड है। इसलिए जो अंग्रेज़ है ना, जो अंग्रेज़ों का लिटरेचर है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, उसको ही तवज्जो दी जानी चाहिए और उसको ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न लिटरेचर जो सही नहीं है उससे जॉब भी नहीं कर सकते और कोई फ़ायदा होगा नहीं, कोई साइंटिफिक नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अंग्रेज़ों को लगा कि संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, लिटरेचर पढ़ाने के लिए, फिर अरबिक पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होगा। तो अब जो आगे का चैप्टर है ना वो